इथीरियम की अगली वीडियो में खुशामदीद। इस वीडियो में हम इथीरियम के बारे में कुछ टेक्निकल चीज़ों के रिलेटेड हल्के फुल्के अंदाज में गुफ्तगू करेंगे और साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगा कि इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी मेरी क्या है इथीरियम की, और जो है वो प्राइस प्रेडिक्शंस कुछ बताऊंगा आपको जो मेरी अपनी पर्सनल हैं। उनको ये इन्वेस्टमेंट एडवाइस के तौर पे नहीं लेना, ये वैसे नॉलेज के लिए बता रहा हूँ कि जो मैं समझता हूँ वो क्या है। पिछली एपिसोड में मैंने आपको इथीरियम की टेक्निकल चीज़ों में जो जो बताया वो नोड्स का बताया, फिर जो है वो डैप्स का बताया। इसमें हम अभी शुरू करते हैं अपनी बात स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में। तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं ये इथीरियम की बुनियादी चीज़ों में से एक है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स जैसे नाम से लग रहा है कि ये इनमें कोई स्मार्टनेस पैदा की गई है कि ये इंटेलिजेंट हैं, कि इनके अंदर कुछ लिख दिया गया होगा। डिजिटल कॉन्ट्रैक्ट्स हैं कि इनके अंदर कुछ ऐसा कोई लॉजिक लिख दी गई है कि अगर फलानी चीज़ हो जाए तो ये हो जाए या वो हो जाए। जैसे कि अगर मैं मिसाल दूं कि अगर मेरी फ्रिज में अंडे ख़त्म हो गए हैं, तो जो ही अंडे 2 रह जाएं तो दुकानदार को मैसेज चला जाए कि अंडे ख़त्म हो गए हैं, तो वो जो है अगर खुद डिलीवरी करता है तो खुद मेरे पास डिलीवर कर दे। अगर वो कोई डिलीवरी कंपनी से एग्रीमेंट है उसका, तो डिलीवरी कंपनी को मैसेज जाए और वो मुझे डिलीवर कर दें। और जो ही डिलीवरी हो तो मेरे अकाउंट से इथीरियम कट जाएं और वो दुकानदार को भी मिल जाएं और डिलीवरी कंपनी को भी मिल जाएं। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की मैं एक और मिसाल दे देता हूं कि फ़र्ज़ करें कि जी मैंने मकान बेचना है और आपने मकान ख़रीद रहे हैं। तो होगा ये कि उस कॉन्ट्रैक्ट में मुख्तलिफ़ चीज़ें लिखी होंगी कि जी मकान जो है वो आप सारे पैसे जो हैं वो एक साथ देंगे या किस किस्तों में देंगे, या जो भी मुख्तलिफ़ शराइत लिखी होंगी कॉन्ट्रैक्ट में। तो जो ही जो है आप मकान ख़रीदेंगे, यस करेंगे सॉफ्टवेयर इंटरफेस में, तो उसी टाइम पे उस कॉन्ट्रैक्ट में जो जो लिखा होगा वो हो जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर लिखा हो कि जी एकदम आपने पैसे सारे मुझे दे देने हैं, तो जो ही आप यस करेंगे उसी टाइम पे आपके अकाउंट से इथीरियम या जो भी करेंसी होगी वो मेरे उसमें ट्रांसफ़र होगी अकाउंट में। और साथ ही साथ जो है जो मकान की मलकियत का जो नाम होगा वो ब्लॉकचेन में मेरे नाम की जगह अब लिख दिया जाएगा कि आप उसके मालिक हैं। तो अभी अगर आप जो देखते हैं कि मकान का जब सेल परचेज़ का मामला होता है तो बड़े लंबे लंबे कागजी कार्रवाइयाँ होती हैं, मुख्तलिफ़ जगहों पे फॉर्म जमा कराने होते हैं, पता नहीं क्या क्या कराना होता है। तो इससे देखिए हमने कितनी आसानी से डिसेंट्रलाइज कर दिया कि बस आपने एक बटन दबाया कि हाँ जी आपने मकान लिया, और पैसे भी ऑटोमेटिकली ट्रांसफ़र हो गए। मकान का जो मलकियत का जो डेटाबेस है वो भी ऑटोमेटिकली चेंज हो गया। और जो है वो अगर गवर्नमेंट चाहे तो उस ब्लॉकचेन डेटाबेस को एक्सेस करके या कोई भी और जो पार्टियां हैं वो देख भी सकती हैं कि हाँ जी इस मकान का अब नया मालिक कौन है। इतनी आसानी के साथ ये सब काम हो सकता है, डिसेंट्रलाइज हो गया। तो ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में वो सारी डिटेल्स लिखी होती हैं कि काम कैसे होगा। डैप्स के थ्रू जितनी भी जो ट्रांजैक्शन होती हैं वो सारी की सारी दुनिया भर में फैले हुए इथीरियम के जो नोड्स हैं, जो कंप्यूटर्स हैं, वो उनको प्रोसेस कर रहे होते हैं ट्रांजैक्शंस को। और जब जो है कोई नोड इन ट्रांजैक्शंस को पहले प्रोसेस कर लेता है तो उसको इनाम में कॉइन्स दे दिए जाते हैं। ये ऐसे ही है जैसे कि मैंने आपको पहले बिटकॉइन की वीडियो में बताया था, जो भी आपको ऊपर नज़र आ रही है। इस सारे प्रोसेस को माइनिंग कहते हैं। तो अगर आप डिटेल में देखना चाहते हैं माइनिंग तो आप मेरी इस वीडियो को देख लें। तो उसी तरह से इथीरियम बिटकॉइन की तरह इथीरियम में भी जो है वो माइनिंग होती है और इनाम में कॉइन दे दिए जाते हैं। अब मैं आपको एक बड़ी दिलचस्प बात बताने लगा हूँ जो शायद कुछ लोगों के लिए नई होगी। वो ये है कि ये जो कॉइन इनाम में मिलते हैं इथीरियम में, उनको ईथर कहा जाता है बेसिकली। ये जो इथीरियम है बेसिकली ये इस नेटवर्क का नाम है। ये सब कुछ जो आपको इस वक्त नज़र आ रहा है स्क्रीन के ऊपर, ये इथीरियम है, ये नेटवर्क है। और जो इस नेटवर्क का जो कॉइन है उसका नाम ईथर है, इथीरियम नहीं है, ईथर है। ये बिल्कुल ऐसे ये समझ लें जैसे, अब एक मिसाल मैं एक और तरीके से दे देता हूँ मिसाल के तौर पे। ये ऐसे जैसे कि अक्सर लोग कहते हैं जी रिपल कॉइन। रिपल जो है वो एक कंपनी का नाम है, उनका कॉइन जो है वो XRP है। तो कॉइन का नाम XRP है, कंपनी रिपल है, लेकिन अक्सर लोग इसको इंटरचेंजेबली इस्तेमाल करते हैं। जी हाँ जी मेरे पास जी 4 रिपल कॉइन है, ठीक है। तो इसी तरह से यहाँ पर असल में जो कॉइन है वो ईथर है, नेटवर्क का नाम इथीरियम है। तो लेकिन काफ़ी लोग कहते हैं जी मेरे पास जी इथीरियम कॉइन मैंने लिए हैं, तो असल में ये ईथर लिए होते हैं आपने। तो ये एक चलते चलते मैंने कहा एक और बात आपको बताता चलूँ। अब हम एक और टॉपिक की तरफ चलते हैं जिसका नाम है गैस फीस। ये भी बड़ा एक दिलचस्प टॉपिक है जिसने आजकल कुछ मसाइल भी डाले हुए हैं। तो होता ये है कि जो आपकी डैप है, आप उसमें कोई ट्रांजैक्शन करते हैं तो वो ट्रांजैक्शन जो है एक पूल में आ जाती है।
और दुनिया भर में ज़ाहिर है कि जितनी भी डैप्स बनी हैं, काफ़ी सारी ट्रांजैक्शंस हो रही होती हैं, तो वो एग्जीक्यूट होने से पहले, ब्लॉकचेन में आने से पहले एक पूल में आती हैं। अब यहाँ से उन्होंने जो है वो माइन होना होता है, माइनर्स जो है इसको प्रोसेस करते हैं, लेकिन चूंकि पूल में बहुत ज़्यादा ट्रांजैक्शंस आ रही होती हैं, जब इथेरियम डिज़ाइन किया गया था तो तब जो है वो जो है ना इतनी ज़्यादा उसमें काबिलियत नहीं थी कि इतनी ज़्यादा ट्रांजैक्शंस को वो इकट्ठे प्रोसेस कर सके। अभी जो है इथेरियम की जो लिमिट है वो 15 ट्रांजैक्शंस पर सेकंड है, 15 टीपीएस। तो वो जो है वो 15 ट्रांजैक्शंस पर सेकंड प्रोसेस कर सकता है, बाकी की सारी को यहाँ पे क्यू में लग जाती हैं। अगर कोई बंदा चाहता है कि अपनी ट्रांजैक्शन को वो जल्दी प्रोसेस करवाए तो उसको कुछ फ़ीस देनी होगी एक्स्ट्रा माइनर्स को। तो इस फ़ीस को हम गैस फ़ीस कहते हैं। गैस फीस नापने का जो बुनियादी यूनिट है, इकाई जिसे कहते हैं उर्दू में, वो वी है, लेकिन यूजुअली आमतौर पे इसको ग्वी से नापा जाता है। तो इसको नैनो ईथर भी कहा जाता है, कि मतलब है कि एक 9 सिफर जो लगे होते हैं, मतलब एक अरबवां हिस्सा ऑफ ईथर, या इथीरियम आप कह लें आम फहम ज़बान में, इथीरियम का कॉइन का एक अरबवां हिस्सा जो है वो ग्वी है। तो इससे भी आमतौर पे मेटामास्क वगैरह में आपको ग्वी के नज़र आ रहा होता है। ठीक है, और वैसे जो है ये देखा जाए अगर, तो ये 10 लाख अरब वी हों तो एक इथीरियम बनता है, या एक ईथर कॉइन बनता है। अब हम अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। अब तक आपको पता लग गया होगा कि इथीरियम जो है वो बेसिकली एक नेटवर्क है नोड्स का, उसमें जो है वो एक प्रोग्रामेबल ब्लॉकचेन है। ये सब जो है ये इथीरियम है। इसमें हम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स लिखते हैं और डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशंस बनाते हैं जो कि इन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स को इस्तेमाल करती हैं। आगे जो है, अब देखते हैं कि ये ERC20 टोकन्स ये क्या चीज़ होती है। सबसे पहले हम देखते हैं कि ERC क्या है। ERC है जी इथीरियम रिक्वेस्ट फॉर कमेंट्स। होता यह है कि क्योंकि इथीरियम जो है ये भी एक डिसेंट्रलाइज ऑर्गेनाइजेशन है। अब होता यह है कि अगर किसी ने जो है इथीरियम में कोई इम्प्रूवमेंट या कोई चेंजेस डालनी होती हैं तो उसके एक तरीकाकार है। तो एक ये है कि उसमें वो लोग जो हैं जैसे EIP है, इथीरियम इम्प्रूवमेंट प्रपोजल, इसी तरह से इथीरियम रिक्वेस्ट फॉर कमेंट्स भी है, तो इसको ERC कहते हैं। तो उसमें क्या है कि इसका जो नंबर 20 है, कि मतलब जो 20th ERC डाली गई थी, उसमें ये था कि जो है टोकन का एक उन्होंने स्टैंडर्ड डिफाइन किया था, और इंटरऑपरेबिलिटी के कैसे जो हैं मुख्तलिफ जो टोकन बनाने वाले हैं वो आपस में कैसे वो इथीरियम के पूरे इकोसिस्टम में कैसे वो इंटरेक्ट आपस में कर सकेंगे। तो इस स्टैंडर्ड के ऊपर पूरा उतरने वाले जो टोकन्स हैं उनको हम ERC20 टोकन्स कहते हैं। अब ये टोकन होता क्या है? अब आपके जहन में सवाल आ रहा होगा, ये टोकन क्या चीज़ है? तो बात ये है कि ये जो एप्स डैप्स हैं ना, ये जो एप्लीकेशंस हैं, अब ये बहुत बड़ी बड़ी एप्लीकेशंस लोगों ने बना ली हुई हैं। और इन काफ़ी सारी ऐसी एप्लीकेशंस जो हैं उन्होंने अपने कॉइन बनाए हुए हैं। इन कॉइन्स को, जो कि डैप्स के होते हैं, जो इथीरियम पे बने होते हैं, उनको हम टोकन कहते हैं, कॉइन नहीं कहते। तो ऐसे टोकन्स जो ERC20 स्टैंडर्ड पे पूरे उतरते हों तो उनको हम ERC20 टोकन्स कहते हैं। अब आपके जहन में एक और सवाल आ रहा होगा कि ये टोकन्स जो हैं इनका मकसद क्या है। तो टोकन्स जो हैं ये इसको मुख्तलिफ तरीक़ों से लोग इस्तेमाल करते हैं। इनका मकासद होते हैं, कुछ जो डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन बनाने वाले हैं वो कहते हैं जी ये हमारा कॉइन है। कुछ जो है उसको जो है एज ए डिविडेंड यूज़ करते हैं। कुछ लोग जो हैं उसको स्टेक के तौर पे, कुछ कहते हैं जी ठीक है अगर आप हमारे इस इतने कॉइन जो हैं, इतने टोकन्स जो हैं वो ले लें तो आपको राइट मिल जाएगा वोट डालने का, कि हमारी इस ख़ास जो भी डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन है उसमें अगर आप वोट डालने के काबिल हो जाएंगे तो आपकी भी सुनी जाएगी। क्योंकि अब जैसे ये सारे जो भी कॉन्सेप्ट्स बने हुए हैं इथीरियम बजाते खुद, और ये जितने डैप्स हैं या ओवरऑल भी क्रिप्टो के अंदर सब कुछ ये डिसेंट्रलाइज्ड है। तो होता यही है कि जब उसमें फिर कोई इम्प्रूवमेंट की बात आती है, कोई कोई जो है नई चीज़ बनानी है या किस डायरेक्शन में जाना है, तो फिर वोटिंग होती है। तो फिर वोटिंग के लिए आपको कुछ ख़ास मिकदार में शेयर उस कंपनी के, या उस जैसे आम दुनिया में हम कंपनीज कहते हैं तो कंपनी के शेयर होते हैं, तो शेयर होल्डर्स जो हैं वो जिसके ज़्यादा शेयर होंगे फिर वो डिसाइड करता है। तो इसी तरह से
कुछ लोग जो हैं कहते हैं हमारे कुछ डैप्स वाले कहते हैं कि हमारे इतने ख़ास मिकदार में टोकन आप ले लें तो आप वोट डालने के हकदार भी हो जाएंगे। तो इसी तरह से जो है वो ERC-20 ये जो टोकन्स हैं इनके मुख्तलिफ मकासद हैं जो मैंने आपको बताए हैं। और फिर जो है क्या होता है कि इन सब टोकन्स की कोई ना कोई फिर वैल्यू भी होती है डॉलर्स की टर्म्स में, कि कोई $2 का, कोई $0.00 का, कुछ भी जो भी हैं इनकी कोई डॉलर वैल्यू भी होती है। ये देखें जी, अभी मैं आपको इथीरियम बेस्ड डैप्स दिखाने वाला हूँ जल्दी जल्दी। तो dap.com पे आया हूँ मैं। यहाँ पे आप भी देख सकते हैं कि और मुख्तलिफ जो ब्लॉक चेन्स हैं इथीरियम के अलावा भी, उन सब में मुख्तलिफ लोग जो हैं फिर अपनी एप्लीकेशंस बनाते हैं। तो अभी मैं इथीरियम सेलेक्ट किया वहाँ से मैंने, और जो है मैं अभी दिखाता हूँ आपको कि कौन कौन सी डैप्स बनी हुई हैं। अक्सर हो सकता है कई कुछ डैप्स का आपने नाम भी सुना हो। तो इथीरियम मैंने वहाँ से सिलेक्ट किया, और यहाँ से मैंने कैटेगरी कोई भी सिलेक्ट कर सकता हूँ, गैम्बलिंग, गेम, एक्सचेंज, ठीक है, फाइनेंस, ये काफ़ी मशहूर होती हैं, सोशल, मार्केट प्लेस, यूटिलिटीज़। तो अभी हम फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे देखते हैं एक्सचेंजेस, अगर तो कोई एक्सचेंज कौन कौन सी बनी हुई है एज ए एप्लीकेशन, एज ए डैप, इथीरियम के ऊपर कौन सी एक्सचेंज बनी हुई है एज एप्लीकेशन। ये देखें अभी आपको क्या नज़र आ रहा है जी, बैंकोर आपको नज़र आ रहा होगा, बड़ा मशहूर। इसके अलावा कर्व, सिंथेटिक्स, ठीक है, और ये देखें सबसे मशहूर यूनिस्वैप, ये 1 इंच एक्सचेंज आ गई, बैलेंसर आ गई, सुशी स्वैप आ गई। ये सारी की सारी बहुत बड़ी बड़ी डैप्स हैं। और जो है इन डैप्स के ऊपर देखें उन्होंने अपने अपने टोकन्स भी बनाए हुए हैं, जैसे यूनी टोकन, ठीक है, ये कर्व, सिंथेटिक्स, इन सब के टोकन्स भी हैं। ये फाइनेंस की कैटेगरी में देखें, अभी नाम चेक करें बड़े बड़े, ये देखें जी, आवे, यर्न फाइनेंस, वाईफाई जो है, रेन, ठीक है, और नीचे आते जाएं बड़े बड़े नाम आपको नज़र आएंगे, मेकर, कंपाउंड, ज़बरदस्त। तो ये जो हैं सारे के सारे ये है, बल्कि और भी नीचे मैं व्यू मोर करूँगा तो और भी नज़र आएंगे। तो ये सारे देखिए डैप्स बनी हुई हैं, और इन लोगों ने अपने अपने फिर टोकन भी निकाले हुए हैं। इसी तरह से हम अब देख सकते हैं सोशल, ये जो है जी मार्केट प्लेस। फॉर एग्जांपल मार्केट प्लेस में हम काफ़ी सारे वो देखेंगे, ये NFTs से रिलेटेड स्टफ़ है। NFTs भी एक नई कैटेगरी है रिलेटिवली, ये भी इंटरेस्टिंग किस्म की चीज़ है, अभी आप देख सकते हैं। इसी तरह से आप खुद रिसर्च करें, ये देखें इसमें जो है यूटिलिटीज सेक्शन में कौन से हैं, ठीक है। और ये देखें जो है वो रैप्ड BTC आ गया, अदर्स की कैटेगरी में उन्होंने डाला हुआ है, ठीक है। तो ये जो है ये अब आपको पता लग गया होगा कि एक पूरी दुनिया है जो कि इथीरियम के ऊपर बनी हुई है, ठीक है। बहुत ज़्यादा कैटेगरीज़ हैं, और जो है अगर हम देखें टोटल इस वक्त, तो टोटल इस वक्त इथीरियम के ऊपर जो है 1931 जो हैं वो डैप्स बनी हुई हैं। और जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो टोटल जो हैं वो तकरीबन 7.5 लाख के करीब स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स लिखे गए हैं। और ये आपको जो है इन 2000 डैप्स के अंदर से बहुत सारी होंगी कि जो फाइनेंस से रिलेटेड हैं, ठीक है। और जो है बिटकॉइन, अब आपको पता लग गया होगा कि वो सिर्फ एक यूज़ केस कवर करता है। यहाँ पे 2000 मुख्तलिफ किस्म के यूज़ केसेस हैं, और अभी और पता नहीं कितने बन रहे होंगे और कितने जो हैं वो आने वाले दौर में लॉन्च होंगे। तो इससे आपको अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इथीरियम जो है उसकी पावर क्या है, उसका स्कोप क्या है, वो कितनी बड़ी बला का नाम है। अब तक आपको पता लग गया होगा कि इथीरियम जो है ये एक बहुत बड़ी और एक इनकलाबी किस्म का एक निज़ाम है जो कि आने वाले दौर में दुनिया को तब्दील करके रख देने की सलाहियत रखता है। जहाँ इसमें इतनी ज़्यादा अच्छाइयाँ मैंने आपको बताई हैं, वहाँ पे कुछ इश्यूज़ भी हैं। और अब मैं उनकी तरफ आता हूँ। थोड़ी देर पहले मैंने आपको ये एक तस्वीर दिखाई थी जिसमें कहा था कि मैं बाद में आऊँगा। तो ये जो हैं सारे इथीरियम के फाउंडर्स हैं, को फाउंडर्स हैं, सारे काम करते रहे हैं। तो लेकिन इसमें जो है 2 शख्सियात ऐसी हैं, ये जो अभी आप देख रहे हैं, चार्ल्स हॉस्किंसन, और ये वाले जो हैं ये गेविन वुड। ये जो 2 लोग हैं, ये ज़ाहिर है कि इथीरियम के साथ ही शुरू में को फाउंडर्स थे। तो हुआ ये कि इन दोनों ने बारी बारी अपनी राहें जुदा कर लीं विटैलिक से। सबसे पहले जो है वो चार्ल्स ने अपनी राहें जुदा की थी। तो चार्ल्स ने जो है उन्होंने अपना एक निज़ाम बनाने का फ़ैसला किया, क्योंकि उन्हें पता लग गया था शुरू से ही
कि जो इथीरियम में कमज़ोरियां हैं वो आने वाले दौर में ज़ाहिर होंगी, तो उन्होंने अपना अपना अलहदा से निज़ाम बनाने का फ़ैसला किया, अपनी ब्लॉकचेन, अपना अपना कॉइन, सब कुछ। तो जो इनका जो कॉइन है उसका नाम है बेसिकली कार्डानो, जिसको एडा भी कहते हैं। डॉक्टर गेविन वुड जो हैं, ये जो आपको अभी नज़र आ रहे हैं, इन्होंने थोड़ा सा ज़्यादा अरसा जो है वो चार्ल्स की निस्बत काम किया विटालिक के साथ, लेकिन बाद में इनको भी पता लग गया कि जी इथीरियम में कमज़ोरियां हैं कुछ, तो इसलिए उन्होंने फिर अपना जो है वो कॉइन बनाने का फ़ैसला किया। तो इन्होंने इनका जो कॉइन है या नेटवर्क है उसको पोल्का डॉट के नाम से जाना जाता है। तो ये पोल्का डॉट के फाउंडर हैं। ये चार्ल्स जो हैं वो कार्डानो के फाउंडर हैं। साथ साथ मैं बताता चलूँ कि इवन अभी इथीरियम में जो अभी लैंग्वेज इस्तेमाल हो रही है सॉलिडिटी, वो भी ये डॉक्टर गेविन वुड ने लिखी थी बेसिकली, वो अभी भी इस्तेमाल हो रही है। अब आप सोच रहे होंगे कि वो कमज़ोरियाँ क्या हैं। तो जो सबसे बड़ी जो मुझे लगती है वो यही है कि इथीरियम में जो टीपीएस है वो बहुत थोड़ी है, 15 है ट्रांजैक्शंस पर सेकंड, और उसकी वजह से गैस फीस जो है लोगों को इतनी ज़्यादा देनी पड़ती है अपनी ट्रांजैक्शंस को स्पीड अप करने के लिए। और चूंकि अब आप देख रहे होंगे कि इतना बड़ा निज़ाम इथीरियम के ऊपर चल रहा है, इतनी ज़्यादा डैप्स चल रही हैं और अरबों डॉलर्स जो हैं वो डेली के वो इन एंड आउट हो रहे हैं इन सारी डैप्स के अंदर से, डेली के इतनी बड़ा ट्रांजैक्शंस हो रही हैं। लेकिन जो मसला यही है कि चूंकि फिर इतनी ज़्यादा ट्रांजैक्शंस की वजह से जो है वो इथीरियम पे लोड पड़ गया है, वो 15 से ज़्यादा प्रोसेस नहीं कर सकता, लोगों को फिर गैस फीस ज़्यादा देनी पड़ती है। और फिर इशू ये होता है कि फिर जो आम बंदा है वो डरता है कि भाई मैं छोटी सी भी ट्रांजैक्शन करूं तो अब मुझे इतनी ज़्यादा गैस फीस देनी पड़ रही है। तो ये सबसे बड़ी शिकायत लोगों को इथीरियम से है। तो इसीलिए इथीरियम वाले आजकल अपना वर्जन 2 लॉन्च करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हो सकता है कि तकरीबन 1.5 से 2 साल या शायद उससे ज़्यादा भी लगे इथीरियम 2.0 को मार्केट में आने में, जिसमें कि ज़ाहिर है फिर इन सारी कमियों को वो दूर करेंगे। तो ये सब कुछ था इथीरियम के बारे में। अब हम अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं, जो कि है मेरी स्ट्रेटजी कि मैं इथीरियम में कैसे इन्वेस्ट कर रहा हूँ, और साथ ही साथ प्राइस प्रिडिक्शन की तरफ भी चलते हैं। आपके सामने इस वक्त जो है वो इथीरियम का चार्ट मैंने खोला हुआ है। तो इस वक्त देखें कि रिकॉर्डिंग के टाइम पे तकरीबन प्राइस है 1725-26 डॉलर के करीब उसकी प्राइस है। तो अगर आप ये देखें जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ बेसिकली, कि अगर हम पिछले साल से देखें जुलाई में उसकी प्राइस क्या थी, $264। ये अगर आप इवन जो है ये नवंबर में देखें, यकम नवंबर को $405 उसकी प्राइस थी। इस वक्त वो $1725 है। और इस वक्त जो कुछ हो रहा है कि बड़े बड़े इदारे जो हैं वो क्रिप्टो करेंसीज ख़रीद रहे हैं, तो उम्मीद यही है कि इस साल जो है काफ़ी ज़्यादा इसकी प्राइस ऊपर जाएगी। तो अब चूंकि ऊपर की तरफ जाने का रुझान है प्राइस का, जो मेरी नज़र में जो बेस्ट स्ट्रेटजी है वो यही है कि मैं इथीरियम कॉइन लूँ और उनको अपने पास रख छोड़ूँ, और मैं अपना काम करता रहूं, और क्रिप्टो को मैं अपना काम करने दूं, उसका उसका काम करने दूं, वो बढ़ती जाएगी। और मुझे पता है कि जब भी इसका पीक आएगी तो उस वक्त मैं बेच दूंगा। और मुझे पता है कि अभी पीक नहीं आई, अभी तो अभी स्टार्ट ही हुआ है गेम, ठीक है। तो इसने तो अभी बहुत ऊपर जाना है। तो जिसने इसको लेना है वो ले सकता है और अपने पास होल्ड कर सकता है। तो अब मैं अगर इसको आपको 1 आवर पे बताता हूँ, तो जो ट्रेडर्स होते हैं वो 4 आवर्स 1 आवर मतलब उनका अपना हिसाब है, तो वो देखते हैं, वो प्रिडिक्शन करते हैं बेस्ड अपॉन कैंडल्स और जो डिफरेंट इंडिकेटर्स होते हैं, तो वो फिर अपनी प्रिडिक्शन करते हैं कि हाँ जी भाई मेरे ख्याल से अब डाउन जा रहा है, ठीक है। और जो सिग्नल्स लेने वाले हजरात होते हैं बगैर किसी ट्रेडिंग के नॉलेज के, वो लेते हैं अच्छा डाउन जा रहा है, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखते हैं, हो सकता है किसी ट्रेडर ने सिग्नल दिया हाँ जी हाँ भाई इथीरियम डाउन जा रहा है, और उनके ख्याल में हो सकता है इथीरियम यहाँ पे कहीं पहुँच जाएगा नीचे 1595 पे, लेकिन होता ये कि थोड़ा सा नीचे जाने के बाद अचानक से इथीरियम ऊपर चला जाता है। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये फिर आपको नुकसान देती हैं कि जब तक आपको नॉलेज नहीं है इन चीज़ों का, आप ना ट्रेडिंग करें, पहले सीख लें उसको। अगर नहीं सीख सकते
अगर नहीं है टाइम सीखने का, या अगर आपके पास इतनी फुर्सत नहीं है कि आप बैठ के चार्ट देखें और परेशान हो के आप ऊपर चला गया नीचे चला गया, क्योंकि अक्सर सिग्नल गलत भी हो जाते हैं। जैसे अभी मैंने मिसाल दी कि अगर उन्होंने कहा जी नीचे जाएगा, वो नीचे की बजाय ऊपर को चला गया, तो आपने जो लिए हुए थे वो बेचे, और अब जो है ना, अब आप देखें प्राइस ऊपर चली गई, आपने अपनी पोजीशन लूज़ कर दी। अब आप फिर जो है ना, हो सकता है मौके का इंतज़ार करें और मौका यहाँ पे आए, इस दिन आपके इस टाइम पे आपके पास मौका आए, लेकिन आप हो सकता है पाकिस्तान में आधी रात हुई, अब सो रहे हों, और फिर सुबह उठें तो फिर जनाब ये यहाँ कहीं पहुँचा हुआ हो। तो बात यह है कि इन चीज़ों से बचने की खातिर और इतनी टेंशन लेने की खातिर आप हो सकता है मतलब सोने के बजाय कहीं और हों, मतलब आप टाइमली टाइमली नहीं देख सके, तो क्योंकि मार्केट तेज़ी से ऊपर नीचे होती है, तो इसलिए बेहतर यही है कि जैसे आपको बताया है कि आप लोगों के लिए ऐसे लोग जो कि ट्रेडर्स नहीं हैं, या तो वो सीखें, अदरवाइज़ वो ऐसे कॉइन जिन्होंने ऊपर ही जाना है उनमें इन्वेस्ट करें, उन्हें लें और रख छोड़ें। तो ये एक स्ट्रैटेजी, मेरी अपनी भी स्ट्रैटेजी यही है। मैं भी ट्रेडिंग करता हूँ, लेकिन मुझे पता होता है वो मैं किसी और टाइप के कॉइन्स में करता हूँ। ये इथीरियम या और जो मेरे अपने सॉलिड जो कॉइन्स हैं उनमें मैं ट्रेडिंग नहीं करता हूँ, मैं उन्हें रख छोड़ता हूँ। मुझे पता है कि जब उन्होंने ऊपर जाना है तब मैं उनको इकट्ठे बेच दूंगा। तो फिलहाल ये मेरी स्ट्रैटेजी है इथीरियम के बारे में। तो ये था सब कुछ इथीरियम के बारे में, जो है उसकी टेक्निकल चीज़ें, उसके मेरी अपनी स्ट्रेटजी, और इथीरियम के मसाइल। इथीरियम 2.0 जो है वो उसके बारे में वो आजकल कोशिश कर रहे हैं बनाने की। उसके कंपेटिटर्स के बारे में मैं आपको एक डिटेल में वीडियो बनाऊंगा, कार्डानो वर्सेस पोल्काडॉट, बल्कि और भी ब्लॉकचेन जो हैं ज़िलिका वगैरह, उनके बारे में भी, कि ये सारे जो हैं इथीरियम की कमज़ोरी का फ़ायदा उठाने के लिए मौका ढूंढ रही हैं। और जो है इन सबको पता है कि इथीरियम के अंदर कमज़ोरी है, और कोई भी लोग जो हैं वो 2-2 साल तक तो इंतज़ार नहीं कर सकते। जो इतनी ज़्यादा जो डैप्स बनी हुई हैं, ये 2 साल तक कैसे इंतज़ार करेंगे? वो हो सकता है कि वो शिफ्ट कर जाएं इथीरियम से निकल के, अपने अपने कॉइन्स को, अपने टोकन्स को वो या तो पोल्का डॉट में ले जाएं, या कार्डानो में ले जाएं, या किसी और में ले जाएं। तो इन चीज़ों के बारे में मैं एक और वीडियो बना के आपको बताऊंगा कि मेरा अपना ज़ाती ख्याल क्या है। ठीक है, तो फ़िलहाल के लिए इथीरियम में मेरा ख्याल है कि इतना काफ़ी है। अगर आपको मज़ीद कोई सवाल हो, कोई डिटेल जानना चाहें, तो आप ज़रूर मुझसे रब्ता कर सकते हैं। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।